चलिए हम शुरू करते हैं हमारे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स। तो हम शुरुआत से करते हैं कि रियल नंबर्स को बाद में देखेंगे, मगर उसके पहले आप जो लोग भूल चुके हो और भूल ही चुके होगे आप लोग, कई सारे ऐसे नंबर्स होते जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 5th क्लास से, 6th क्लास से, 7th क्लास से, अलग अलग क्लास में अलग अलग नंबर्स आपने पढ़े। जैसे 7th क्लास में आपने इंटीजर्स पढ़ा होगा, 6th क्लास में आपने होल नंबर्स पढ़ा है, उसके पहले आपने नेचुरल नंबर्स पढ़ा। तो ये सारे नंबर्स, इनका रिवीजन करेंगे जल्दी से आज इस वीडियो में। उसके बाद रियल नंबर्स को हम जानेंगे, और 8th क्लास में जो आपने रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स पढ़े हैं 9th क्लास में, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। को प्राइम, प्राइम नंबर्स, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, और बेसिक कंसेप्ट जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम चलते हैं बिल्कुल बेसिक नंबर, वो कौन सा होता है? नेचुरल नंबर, जो आपने सबसे पहले पढ़ा है। पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर खुद से ही समझ में आ रहा है। नेचुरल मतलब जो ऑर्डिनरी नॉर्मल नंबर्स होते हैं जितने भी, वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे जो काउंटिंग के लिए, इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब काउंटिंग शुरुआत होती है तो अब मान लीजिए आपकी क्लास में कई सारे बच्चे बैठे हैं और आपसे बोल दिया जाए आप काउंट करके बताओ, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि 13.5 बच्चे हैं या फिर 12.5 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ये कोई बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। बोलेगा तो सिंपल ऐसा बोल सकता है कि 40 स्टूडेंट्स है, 20 स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल तरीका है बोलने का। तो जो नंबर नॉर्मली बोले जाते हैं काउंटिंग, अगर मान लो कोई छोटा है तो उसको आप आधा नहीं बोल दोगे, और कोई बहुत लंबा है, जैसे मान लो जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो उसको आप ऐसा नहीं बोलोगे कि वो 1.5 है, डेढ़ डेढ़ है, उसकी हाइट जो है वो 1.5 है, ये आप काउंट नहीं करोगे। जितने नंबर्स जो रहते हैं वो काउंटिंग नंबर्स रहते हैं, और काउंटिंग नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, आप डेफिनेशन में इसकी तो पूछे नहीं जाएगी, मगर आपको पता होना चाहिए नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स, ये सारे नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आता है सेकंड टाइप। सेकंड होता है होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को, इसमें आप ध्यान रखना, इसको डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से। कैपिटल एन से नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद होते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में भाई बचपन में ही आप लोगों का होल नंबर्स में जब हम होल बोलते हैं अगर, तो जो ना माउथ होता है, जो माउथ होता है उसका कैसा है, शेप बन जाता है, एक सर्कुलर शेप बन जाता है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि क्या होते हैं होल नंबर्स। ये उनके लिए हैं भाई। अब ये कोई कई सारे ऐसे बोलेंगे ये तो हमें पता है, मगर फिर भी सुन लो, ध्यान रख लो इनको, क्योंकि ओवर स्मार्ट बनने के कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ओवर स्मार्ट बनने के लिए सुनते नहीं है, स्किप कर देते हैं, तो वो आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो से शुरू होने वाले, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मीन्स जो नंबर आप काउंट नहीं कर सकते हो, जहां तक इनफाइनाइट तक नंबर्स होंगे जिनका आप ये भी नहीं बोल सकते हो कितने हैं वो वैल्यूज। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब जो आप काउंट नहीं कर सकते हो वो वैल्यू है यहाँ पे। इनको, अब जैसे हमने पहले बोला, तो ये क्या होते हैं? काउंटेबल्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग, मगर ये अनकाउंटेबल होते हैं। काउंट करते हैं अपन इन्हीं फॉर्म में, नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में, मगर ये खुद में अनकाउंटेबल होते हैं कि कितने होंगे नंबर्स, ये कुछ बोला नहीं जा सकता कि हजार, फिर लाख, फिर करोड़, फिर मिलियन, ट्रिलियन, आप ये नहीं बोल सकते हो। ठीक है, कई सारे इनफाइनाइट तक आप नंबर यहाँ पे ले सकते हो। ऐसे सिमिलरली होल नंबर्स में भी आप कई सारे नंबर ले सकते हो, इनको डिनोट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से, इनको डिनोट करते हैं होल नंबर्स के लिए। इसके बाद जो थर्ड टाइप के नंबर होते हैं वो होते हैं इंटीजर्स, जो आपने 7th क्लास में पढ़े। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, नॉर्मल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स जो रहते हैं, नेचुरल नंबर्स को लो, इनका इनके सबके आगे माइनस लगा दो, मतलब नेगेटिव नंबर्स को भी ले लो। नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लो, और उसके साथ जीरो भी ले लो। ठीक है, तो हम डेफिनेशन क्या बना सकते हैं? नेचुरल नंबर्स नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, तो वो हो जाते हैं इंटीजर्स। तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी अप टू, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पे क्या, -3 -2 -1, फिर यहाँ जीरो, फिर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। तो इस तरीके से ये जो नंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं इंटीजर, और इनको डिनोट किया जाता है जेड से। इनको डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। ये आपको बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक है, तो ये तीनों नंबर्स होते हैं, और इन तीनों को हम अगर कंबाइनली बोल देते हैं, अगर इन तीनों को कंबाइनली भी अगर हम ले लेते हैं, तो इनको बोलते हैं अपन, ये तीनों ही रेशनल नंबर के टाइप्स होते हैं। तो वर्ड आता है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे है फोर्थ टाइप ऑफ नंबर, वो क्या है? रेशनल, रेशनल नंबर्स।
अब रेशनल नंबर्स क्या होती है, आपने 8th क्लास में पढ़ा है, ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब क्या है, पी और क्यू दो नंबर्स होते हैं और उन दो नंबर्स वो कौन से होते हैं, इंटीजर्स होने चाहिए वो। ठीक है, पी बाय क्यू के फॉर्म में जिन नंबर्स को लिखा जा सके, मतलब फ्रैक्शन भी आप बोल सकते हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सके, रिप्रेजेंट किया जा सकते, भले आपको दिख नहीं रहा हो वो। जैसे कि अगर हमने बोल दिया टू, टू जो अकेला है, टू के नीचे तो कुछ नहीं है, मगर वहां पे आप वन ले सकते हो ना। टू के नीचे अगर वन ले लोगे अगर, तो वो वैल्यू तो हो गया ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, क्योंकि आपको पी और क्यू जो है वो इंटीजर चाहिए, इंटीजर होना चाहिए वो। ठीक है, तो इनको हम क्या लिखते हैं कि ऐसे नंबर, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड और रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अब ये तो हमने बोल दिया पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो वो क्या है, रेशनल नंबर है। मगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के बाद कंडीशन है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर मान लीजिए क्यू इक्वल टू जीरो हो जाता है, जैसे पी अपॉन क्यू है ये, इसके कुछ हमें एग्जांपल देख लेते हैं। रेशनल नंबर में एग्जांपल आ जाता है, जैसे आप ले सकते हो टू अपॉन थ्री है, टू भी इंटीजर है और थ्री भी इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल। दूसरा एग्जांपल ले लो माइनस वन अपॉन थ्री, माइनस वन भी इंटीजर है और थ्री भी इंटीजर है, तो ये भी रेशनल हो गया। जीरो अगर लेते हो तो जीरो के नीचे आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, वन, तो जीरो भी इंटीजर है, वन भी इंटीजर है। तो आपको अगर नंबर को देखना है कि वो रेशनल है कि नहीं है, तो उसको आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये मेन टास्क है आपका। तो जीरो को हमने लिख दिया ना, वन, जीरो अपॉन वन लिख दिया, तो ये ऊपर पी हो गया और ये नीचे वाली वैल्यू क्यू हो गया, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब हमने आपसे बोल दिया 1.25, 1.25 ये रेशनल हुआ कि नहीं हुआ, तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि यहां से आप इस पॉइंट को हटाइए तो नीचे क्या आ जाएगा, डबल जीरो, तो ऊपर हो गया 125 और नीचे हो गया 100। 125 भी इंटीजर है और 100 भी इंटीजर है, दोनों ही इंटीजर है। तो ये 1.25 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस फॉर्म में, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, इसलिए ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, जो आप पढ़ चुके हो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये कौन सा था 1.25, ये क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो टर्मिनेटिंग अगर होगा तो फिर वो क्या देगा आपको, रेशनल नंबर ही देगा। टर्मिनेटिंग मींस आप डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को और लास्ट में डिवाइड, डेसिमल के बाद कई सारे नंबर आ जाए मगर लास्ट में रिमाइंडर जब कितना आ जाता है, जीरो, तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेट। टर्मिनेट मींस रुक जाना। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो डिवाइड करते जाओ मगर वो रुकते नहीं है, ठीक है, कंटिन्यू डिवाइड होते जाते हैं। वो भी दो तरीके के होते हैं, वो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। एक होते हैं रिपीटिंग और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग वापस से रेशनल होते हैं, जैसे कि अगर आप 0.333 और ऐसा 3 के ऊपर बार लगा दिया जाए तो उसको, जैसे आपने पढ़ा होगा 0.3 बार, 0.3 बार, ये क्या होता है 0.333 और यहाँ पे 3 रिपीट हो, जिस नंबर के ऊपर बार होता है उसको अपन रिपीट करते हैं, तो ये वैल्यू मिला। अब इसका मतलब क्या है 0.33, अब 0.3 बार को हमने रिप्रेजेंट किया था 9th क्लास में, इसका वैल्यू क्या आया था 3/9 आया था। तो देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया इसको 0.3 बार को, इसलिए ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। समझ में आ गया, रेशनल नंबर वो सारे नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिखते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये भी हमने लिख दिया। अब कई सारे ऐसे नंबर होते हैं जो अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख भी लो अगर आप, तो वहां पी और क्यू इंटीजर नहीं होंगे। ठीक है, अब इसमें रेशनल नंबर में ये तीनों नंबर आ जाते हैं। अगर नेचुरल नंबर, कोई सा भी नेचुरल नंबर लीजिए आप, ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं, जैसे आपने कोई भी नेचुरल नंबर लिया, ये नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इनफाइनाइट तक जा तो रहा है, अब इन सब के नीचे अगर हम 1 लगा दें तो देखो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया, ये इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल। ये इंटीजर रेशनल। 3/1 ये भी इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो ये भी रेशनल। अगर आप होल नंबर लेते हो तो 0 1 2 ऐसे इंफिनिटी तक जा रहा है, ये होल नंबर के नीचे भी आप 1 लगा दीजिए तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर बन गया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, क्योंकि नीचे क्यू नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता है। वो हमने कंडीशन भी लिखा। अगर आपसे रेशनल नंबर बोला जा रहा है कि कोई नंबर है उसका आप प्रूफ करिए या फिर बताइए कि क्या ये रेशनल होगा, तो आपको यही चेक करना है
क्या हम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं? और पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं तो पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए। और अगर आपसे बोल दिया कोई नंबर है वो रेशनल नंबर है ही पहले से, ये आपसे बोल दिया गया है, और अगर रेशनल नंबर बोल दिया कि वो रेशनल नंबर है तो इसका मतलब है उसको आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख देना है, या फिर आप उसको लिख सकते हो पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है? तो ये हम कई बार यूज भी करेंगे, इसको रेशनल नंबर मानेंगे, रेशनल नंबर मानने के बाद उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है इसकी ये वाली, क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है इस चैप्टर में। इसके बाद अगर हम इंटीजर्स को लेते हैं, इंटीजर्स में क्या आता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके कई सारे नंबर से इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं। इन सब के नीचे भी अगर हम 1 लगा देते हैं तो ये भी क्या बन जाता है, देखो पी बाई क्यू, -3 इंटीजर है और 1 भी इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये रेशनल हो जाएगा, ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल, सारे नंबर्स ये जो थे ये सारे क्या हो गए, रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने लगे। तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं और इंटीजर्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर के ही टाइप होते हैं, ये सब रेशनल नंबर होते हैं। मगर इसका उल्टा पॉसिबल नहीं होता, मतलब कि इसका जो वाइस वर्सा होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप चाहो कि सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हो जाए या फिर इंटीजर हो जाए या फिर होल नंबर हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ 2/3 लेते हैं तो 2/3 को आप ना नेचुरल नंबर बोल सकते हो क्योंकि इसके अपॉन में 3 आ गया, ना ही इंटीजर है ये क्योंकि अपॉन में 3 है। अगर आप यहाँ पे होल नंबर मानो इसको तो होल नंबर भी नहीं है क्योंकि इसके अपॉन में भी 3 है। इन तीनों केस में अपॉन में कोई वैल्यू नहीं हो सकता, आप यहाँ पे 1 ले सकते हो बस सिर्फ। रेशनल नंबर्स के बाद हमें पढ़ना है इर्रेशनल नंबर्स, और इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स को हम बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं वो भी हमें यहाँ पे जानना है। ठीक है, तो जल्दी से देखिए, फोर्थ टाइप था रेशनल नंबर, फिफ्थ है इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स बिल्कुल जस्ट अपोजिट होते हैं रेशनल नंबर्स के। जैसे कि हमने देखा था जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नंबर्स लिखे जा सकते हैं, जहां पी और क्यू इंटीजर होते हैं तब वो रेशनल होते हैं। उसका जस्ट अपोजिट होता है कि एनी नंबर दैट कैन बी और दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, है ना, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड और represented in the form of P upon Q, where P and Q are integers, and Q is not equal to 0। इनको हम लिख नहीं सकते, नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो। पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिखोगे भी तो पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, या फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इंटीजर्स नहीं होंगे, आप लिख ही नहीं सकते नंबर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल में आ जाता है, सबसे पहला एग्जाम्पल जो होता है वो होता है पाई। पाई होता है इसका वैल्यू। आप 9th क्लास की जो न्यू बुक्स आई हैं अभी उनमें अगर आप देखोगे तो आर्यभट्ट ने और जो ब्रह्मगुप्ता है इन्होंने नंबर्स के बारे में, पाई के बारे में बताया, मगर पाई की जो एक्यूरेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू है वो किसी को नहीं मालूम, एग्जैक्ट वैल्यू बता ही नहीं पाया था कोई। इसकी वैल्यू क्या माना जाता, 3.14, और इसकी वैल्यू यहाँ पे ये कैसा वैल्यू मिलता है आपको, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स मिलते हैं, और ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इर्रेशनल माने जाते हैं। 3.14 और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती है क्योंकि ये आपको पता ही नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। पाई की वैल्यू जो 22/7 लिखते हैं वो क्या है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू जिसको एज्यूम किया गया है कि आप इसको जब वैल्यू को डिवाइड 22 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3.14 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब पाई की वैल्यू निकाली जाती है तो पाई इक्वल टू क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करते तो अपन को ये वैल्यू मिलता है पाई का, मगर क्योंकि दोनों की वैल्यू आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलता है, ना सर्कमफेरेंस का एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हो आप सर्कल के और ना ही उसका डायमीटर निकाल सकते हो, इसलिए इसकी वैल्यू ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई का। तो पाई क्या होता है, इर्रेशनल होता है। और सारे नंबर्स जो कि रूट के अंदर आते हैं और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, √2, √3, √5, √4 की वैल्यू देखी जाए। ठीक है, √4 अगर बोलेंगे अगर हम तो √4 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, और जब स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालोगे तो आपको वैल्यू कितना मिलना है, 2। और जैसे 2 मिला तो 2 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, तो 2 क्या रेशनल हो जाएगा। अगर आप √1 निकालोगे तो 1 मिलेगा, और 1/1 कर दो तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अंडर रूट अगर आप 9 निकालते हो
तो ये क्या है 3 होता है। और 3/1 करेंगे अगर आप 3/1 क्या मिलेगा आपको, वापस से रेशनल नंबर दे देगा। तो सारे यहाँ पे जो वैल्यूज जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो रेशनल होते हैं। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट निकालोगे तो फिर आपको वो इरेशनल नहीं मिलेगा, रेशनल मिलेगा। और बाकी सारे नंबर्स जो रूट के अंदर आप ले रहे हो और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे नंबर्स इरेशनल होते हैं। समझ में आया क्या? √6 हो जाए, √7 होगा और भी कई सारे नंबर। ठीक है। और आप कुछ ऐसे नंबर्स भी ले सकते हो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो 0.120, 1200, 1200, 1240। इस तरीके से आप नंबर्स को बढ़ा सकते हो, है ना। ये नंबर जो है ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रुक तो रहा नहीं है, कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आ रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। यहाँ पे 0 1 था, फिर 2 0 हो गया, 3 0 हो गया। तो अगर आपसे बोला जा रहा है आप एक ऐसा इरेशनल नंबर्स बताइए, इरेशनल नंबर 9th क्लास में आपने पढ़ा भी था ये, कि अगर आपको दो वैल्यूज या फिर दो नंबर्स के बीच में, दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर आपको इरेशनल नंबर्स बताना है या फिर दो कोई भी इरेशनल नंबर है उनके बीच में आपको इरेशनल नंबर बताना है, तो भी आप इसी तरीके से इस कंसेप्ट का यूज करके आप उसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है। ये तो एक एग्जांपल, और भी आप एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हो 0.10, 100, 100, 140, इस तरीके से आप नंबर को लिख सकते हो। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर होगा। तो ये इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल होते हैं, मगर आपको ये ध्यान रखना है रेशनल नंबर्स भी होते हैं इस तरीके से। अगर आपको दिख रहा है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, रूट के अंदर वाले नंबर्स बाकी सब इरेशनल होंगे, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही रेशनल नंबर्स होते हैं। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। कई बार कई कई केसेस में आप लोग ये समझ नहीं पाते हो कि रूट के अंदर नंबर आ गया और आपसे पता चला कि रूट के अंदर नंबर है तो वो रेशनल ही होगा, सॉरी इरेशनल ही होगा। ये नहीं, ये कंपलसरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा। उसको चेक करने के लिए अगर मान लीजिए बहुत बड़ा सा नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम नहीं, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, वैसे आप एलसीएम बोलते आ रहे हो बचपन से। प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में उसको ब्रेक कर सकते हो, जो हम आगे सीखने भी वाले हैं। ठीक है, तो ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। अब इसके बाद हमें कुछ और नंबर्स भी पढ़ने हैं, जैसे कि प्राइम नंबर्स, जो आप पहले ही पढ़ चुके हो कई बार बचपन में, मगर रिवीजन है तो रिवीजन में आपको ये भी समझ लेना है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। ठीक है, और भी इसकी कई सारी डेफिनेशन होती है जो हाई लेवल की होती है, जिनको बहुत अगर आप बोलोगे तो अलग अलग तरीके से इसको पढ़ाया जा सकता है, बोला जा सकता है, मगर बहुत सबसे आसान डेफिनेशन जो है वो यही है कि अगर कोई नंबर है जिसके दो फैक्टर हो, मतलब कि सिर्फ दो ही नंबर हो जिसकी टेबल में वो नंबर आता है 1 और वो खुद की टेबल में ही अगर आता है तो वो फैक्टर होते हैं उसके। ठीक है, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं ऐसे नंबर्स जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें तो वो फैक्टर होते हैं। वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मगर अभी आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे अगर तो यहाँ मिलेगा द नंबर having only two factors, having only two factors, that is 1 and the number itself। ठीक है, सिर्फ ये दोनों ही होते हैं, 1 और खुद। तो इसका एग्जांपल अगर हम, दो तो होने चाहिए, कंपलसरी है कि दो हो, अकेला एक नहीं होना चाहिए, वो दोनों ही अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखना। दो फैक्टर होने चाहिए, मतलब दो नंबर से वो नंबर डिवाइड हो और सिर्फ दो ही हो, दो से कम भी नहीं होना चाहिए फैक्टर, दोनों अलग अलग भी होने चाहिए। तो एग्जांपल अगर हम 1 से शुरुआत करते हैं, मान लीजिए 1 है, 1 क्या, 1 के अगर आप फैक्टर देखोगे तो 1 का फैक्टर एक 1 है, खुद से डिवाइड होगा 1, और दूसरा फैक्टर तो कोई है ही नहीं है ना, तो दो होने चाहिए, 1 का अकेला एक है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो शुरुआत कहां से होती है इसकी, 2 से होती है। 2 को डिवाइड करने वाले नंबर्स क्या है, मतलब जो 2 के फैक्टर्स है वो कौन कौन है, 1 है और 2 खुद भी है, दो फैक्टर हो गए तो 2 प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है, 3 को डिवाइड करने वाला 1 भी है और 3 खुद से डिवाइड होगा, और किसी नंबर से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो इसके भी दो अलग अलग वैल्यूज हैं। 4 की अगर बात करें, 4 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर से जो 4 को डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड हो रहा है, और ये खुद से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए हैं, 3। और जैसे इसके 3 फैक्टर हुए तो ये प्राइम नंबर नहीं रह गया, तो 4 प्राइम नंबर नहीं होगा, 5 होगा,
6 नहीं बोल सकते, 6 के 4 फैक्टर है, 1 2 3 और 6। 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी हो जाएगा खुद से, तो 6 नहीं होगा। 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा प्राइम नंबर। 11 होगा क्योंकि 11 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 1 के और 11 के खुद के अलावा। 13 है, 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, फिर 29 है। इस तरीके से आप बोल सकते हो। 31 है, और भी कई सारे नंबर से बोल सकते हो आप यहाँ पे। ठीक, इनफाइनाइट नंबर होती है, ये भी प्राइम नंबर भी इनफाइनाइट होते हैं, मगर इसमें आपको एक अलग अलग एक नंबर देखने को मिल रहा है, वो क्या है? 2 है। 2 अकेला एक ऐसा नंबर है जो है इवन, ये इवन प्राइम नंबर है अकेला। ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ओनली इवन प्राइम नंबर। सिर्फ एक ही नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी सब ऑड नंबर्स रहते हैं जो कि प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स हो गया। अब प्राइम नंबर्स का जस्ट उल्टा होता है, वो होता है कॉम्पोजिट नंबर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो सारे नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइप जो है वो है कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, जो है 8th नंबर का टाइप, कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, हमने आपको पहले बता दिया कि प्राइम नंबर के अलावा जितने नंबर, मतलब कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एनी नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल क्या होगा? प्राइम नंबर के अलावा जितने नंबर है वो सब इसमें एग्जांपल हो जाता है। 4 6 8 9 10 12 14 15 और भी कई सारे नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद हमें देखना है कुछ एक और टाइप बचा है इसका, वो है को प्राइम नंबर्स, जो कि हम इसमें बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, 2 या फिर 2 से ज्यादा नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं हो, कोई भी कॉमन नंबर ना हो 1 के अलावा, तो वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। को मतलब कॉमन, प्राइम नंबर सिर्फ एक ही कॉमन, उनमें क्या होगा? सिर्फ 1 अकेला एक नंबर होगा जो कॉमन होगा उन दोनों में, ऐसा प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर तो हम नहीं बोल सकते, प्राइम नंबर्स होंगे वो आपस में कैसे होंगे? प्राइम होंगे वो। ठीक है, मगर उनमें कॉमन फैक्टर 1 होगा, 1 के अलावा और कुछ ना हो, तो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बोलेंगे 2 और मोर नंबर, 2 or more numbers having only one as a common factor। ठीक है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे 2 and 3। 2 और 3 इन दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो 2 3 हो गया। 4 and 5 ले सकते हो आप, 4 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, 1 के अलावा, तो ये भी क्या है? इसका एक एग्जाम्पल है। आप ले सकते हो यहाँ पे 3 and 7। 3 and 7 लोगे तो ये दोनों भी आपस में कैसे हैं? को प्राइम है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप ऐसा ले लेते हो 3 and 6, 3 और 6 ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि इनमें आपको दिख रहा है 3 भी कॉमन है, 1 तो है ही, 1 तो सब में कॉमन होगा, इनमें मगर 3 भी कॉमन दिख रहा है, और अगर 3 कॉमन है इन दोनों नंबर्स में, तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। क्लियर है? को प्राइम नंबर समझ में आया? ऐसे नंबर्स जिनमें 1 अकेला कॉमन हो। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन यूज करने के लिए बोला जाएगा, तो आप उसको बता सकते हो आराम से कि ऐसे नंबर्स जिनमें 1 अकेला कॉमन फैक्टर होता है और कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। क्लियर है? तो ये सारे नंबर्स थे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने थे अभी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका जो मेन पार्ट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ठीक है, और उसके बाद फिर एलसीएम एचसीएफ डिस्कस करना हमें, फिर उसके बाद रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स को प्रूफ कैसे करना, जो कि आपका 9th क्लास का टॉपिक हो चुका है। 9th क्लास में भी इसको ऐड कर दिया गया है कि आप कैसे एक नंबर है जो रूट के अंदर है उसको इरेशनल प्रूफ करते हो। तो ये भी सारी चीजें हम इस वीडियो में
और इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे मेन चीज जो है वो है एलसीएम एचसीएफ वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, वो भी हम कई सारे वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं, तो वो भी आप पूरा जरूर ध्यान से देखें और सॉल्व करें। हमारा अगला कंसेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो अब ये फंडामेंटल थ्योरम, अब थ्योरम है, अगर आपने पढ़ा है 9th क्लास में थ्योरम, एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, तो थ्योरम है तो इसका मतलब क्या है, इसका कुछ स्टेटमेंट होगा, तो स्टेटमेंट क्या है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी अगर कॉम्पोजिट नंबर है, मतलब जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में और प्राइम फैक्टर्स की पावर के फॉर्म में। ठीक है, जहां पे प्राइम नंबर्स का ऑर्डर जो रहता है वो मायने नहीं रखता है। प्राइम नंबर्स आप कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हो, उनकी पावर को भी आप प्राइम नंबर के ऊपर जो पावर है उस पूरे नंबर को आप आगे पीछे कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि 5 आगे है तो 5 को आगे रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 7 लिखोगे, इस तरीके से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, according to this theorem, every composite number can be expressed as the product of powers of prime numbers and the prime product of पावर ऑफ प्राइम नंबर बोल सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो उसके फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो आप, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, या फिर फैक्टर्स, यहाँ पे आप इसमें फैक्टर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, एज अ फैक्टर्स expressed or factorized as the product of power of prime numbers and the prime factorization, या फिर factorization जो रहता है वो कैसा रहता है, बहुत ज्यादा यूनिक रहता है। and the factorization is unique। यूनिक मीन्स मतलब कि वो एक पर्टिकुलर रहता है, फिक्स रहता है कि उसके प्राइम फैक्टर उतने ही रहेंगे, उनकी पावर भी उतनी रहेगी, सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि नंबर अगर मान लो है, उसका पहले अपन ने किया प्राइम फैक्टराइजेशन तो उसकी कल अलग पावर आया, फिर दूसरी बार किया तो फिर अलग पावर आया, ये पॉसिबल नहीं है। एक बार अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया आपने और उसका प्राइम फैक्टर्स आपको सही मिल गए तो वो ही प्राइम फैक्टर्स होंगे उसके, वो चेंज नहीं होगा। और उनका ऑर्डर कैसा भी हो सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड द ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर्स इज नॉट फिक्स्ड। ऑर्डर जो रहता है प्राइम नंबर्स का वो फिक्स्ड नहीं होता है, फिक्स्ड नहीं होता। जैसे एग्जांपल, इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 24। 24 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो हमें क्या करना है, हर एक कॉम्पोजिट, थ्योरम ने क्या बोला है यहाँ पे, थ्योरम जी ने बोला है कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर की पावर के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे प्राइम फैक्टर पावर जो रहती है, मतलब नंबर्स जो रहते हैं प्राइम फैक्टर्स वो मायने नहीं रखते, आप कैसे भी उनको लिख सकते हो, नंबर को अकेला लिखना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत जरूरी है। 24 को हम अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 से करेंगे तो यहाँ पर लेगा आपको 12, 2 से करेंगे तो यहाँ 6, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, फिर 3 1 3 मिल जाएगा। तो ये इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हम 24 को लिखने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये मिला अपन को। इसको हमने क्या लिख दिया है सर, 2 रेज टू द पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 होगा, और 3 एक ही बार है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3। क्लियर है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3, क्योंकि आप इसको जब फैक्टराइज करोगे, जैसे 24 है, इसको फैक्टराइज किया आपने, तो जरूरी नहीं हम 2 से ही करें, हमें दिख रहा है कि एक प्राइम नंबर 3 है, उससे भी ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और जब 3 से, 3 भी एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप 6 से कर दो, 6 प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे जो नंबर्स रहते हैं वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए। क्लियर है। तो 3 से करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 8 24, फिर 2 से करोगे तो 4, फिर 2 2 4, फिर 2 1 2, तो ये ऐसा मिलेगा। तो 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3, इस तरीके से भी आप कॉम्पोजिट नंबर को लिख सकते हो, जहां पे प्रोडक्ट किया जाता है किसका, पावर्स का, प्राइम नंबर्स की पावर भी हो सकती है, प्राइम नंबर जो रहते हैं उनकी पावर के फॉर्म में होंगे और फिर प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। अब उनका ऑर्डर मायने रखता नहीं है, एंड द ऑर्डर ऑफ द नंबर इज नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं होता है, मतलब कि आगे पीछे हो सकता है वो नंबर्स कैसे भी। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
एक और एग्जांपल में जैसे हमने ले लिया यहाँ पे, कोई सा भी नंबर ले लो आप, जैसे कि ले लो 60 ले लो। अच्छा ठीक है, 60 ले लियो। 60 को फैक्टराइज करके देखते हैं अपन। 60 को करेंगे तो 60 लिखा यहाँ पे, फिर इसको हमें क्या करना है, प्राइम नंबर से लेना है। अब दिख रहा है हमें लास्ट में कितना है, 0। अब मल्टीप्लिट जो लॉ होते हैं, आप अगर लॉस की बात करोगे जो आपने बचपन में पढ़े हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स, है ना, तो उनके हिसाब से अगर लास्ट में 0 होता है तो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है, तो 5 भी प्राइम नंबर है। 2 से भी कर सकते थे हम इसको, 2 से कर सकते थे, 3 से कर सकते थे, मगर हमने 5 से किया, ठीक है, क्योंकि 5 भी प्राइम नंबर है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 बचा 1, 5 2 10। फिर अब यहाँ पे ये 5 से तो होगा नहीं, तो इसको हम करने वाले हैं अब 2 से। 2 से करेंगे तो आ जाए 2 6 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, फिर 3 से कर दो तो 3 1 3। तो इस तरीके से ये नंबर मिले तो हम 60 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इस तरीके से हमने नंबर को लिखा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3। ये भी हमने 60 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, आगे पीछे करके लिख सकते हो उसको, जैसे कि हम लिख दें इसको 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ये भी है सही तरीका। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के हिसाब से आप ये नंबर जो लिखा था इसको आप आगे पीछे कर सकते हो। फैक्टराइज करने पर डिपेंड करता है आपको उससे कौन से प्राइम नंबर से पहले डिवाइड कर रहे हो, उसको फैक्टराइज कर रहे हो। हमने 5 से किया तो यहाँ पे ये वैल्यू मिली, अगर हम 2 से करते तो यहाँ 30 मिलता, तो वो मायने नहीं रखता। आपके ये प्राइम नंबर सेम ही मिलेंगे, आप कैसे भी फैक्टराइज करो आपको यही नंबर मिलेंगे प्राइम नंबर। अगर आप 60 को फैक्टराइज कर रहे हो, अगर आप 24 को फैक्टराइज कर रहे हो तो ये चारों नंबर ही मिलेंगे, चारों प्राइम नंबर्स मिलेंगे आपको। और कोई दूसरा 4 से कम भी नहीं हो सकता, ना ही 4 से ज्यादा हो सकता, क्योंकि इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो कैसा होता है, यूनिक होता है। क्लियर है? तो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इतना समझ में आया क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बाद टॉपिक आता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स, जिसको हम एलसीएम एचसीएफ हम पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आपको अच्छा लगा हो, पढ़ने में मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें।